इंडिया ने अभी हाल ही में G20 की समिट को दिल्ली में होस्ट किया। G20 समिट में दुनिया भर की डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के लीडर्स आकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आपको इसकी सिग्निफिकेंस पता है? G20 देशों में जो देश हैं वो दुनिया की 2/3 यानी 2/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लोबल ट्रेड का 75% और वर्ल्ड जीडीपी का 85% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब दुनिया की सबसे मजबूत ताकतों ने किसी टॉपिक पर कंसेंसस बनाया होगा तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ ही सकते हैं। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फाइनेंस रिलेटेड पॉलिसी डिसीजंस लिए गए जिनसे इंडिया को इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंच सकता है, इनके इंप्लीकेशंस क्या हैं और ये क्यों लिए गए, एंड कौन सी लिस्टेड स्पेस में ऐसी कंपनीज हैं जिनको हम ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया से बनाए जाने वाले यूरोप तक के इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC। जैसा कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं, इंडिया से यूरोप तक का सफर तय करने के लिए रूट को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट कर रहा है, जिसको ईस्टर्न कॉरिडोर कहा गया है, और फिर जो मिडिल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट कर रहा है उसको नॉर्दर्न कॉरिडोर कहा गया है। डॉटेड लाइन से जो सफर होगा वो सी रूट से तय किया जाएगा, और जो स्ट्रेट रेड लाइन का सफर है, आपको जो इमेज में दिख रहा है, वो रेल नेटवर्क से तय किया जाएगा। अगर हमें यह समझना है कि ये रूट क्यों बनाया जा रहा है, तो इसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आज इंडिया और यूरोप के बीच में गुड्स का ट्रेड कौन से रूट से होता है। आपको उस रूट का नाम पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एयरवेज को छोड़कर इंडिया से यूरोप तक गुड्स पहुंचाने के, ट्रांसपोर्ट करने के मेजर 2 रूट्स हैं। एक तो यह है कि इंडिया के पोर्ट से सामान अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से लंबा रूट पकड़ के आप ले लीजिए। बस इस रूट की एक ये प्रॉब्लम है कि इसमें लगभग 19,800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1869 में सुएज कनाल को ओपन किया गया, जो इंडिया और यूरोप के बीच के सी रूट का सफर 7,000 से भी ज्यादा किलोमीटर से कम कर देता है। आज की डेट में सुएज कनाल के थ्रू 50 शिप्स निकलती हैं हर रोज, लगभग 3 से 9 बिलियन डॉलर की कीमत के गुड्स को लेकर। दुनिया भर के ट्रेड का 12% सुएज कनाल के थ्रू होते गुजरता है, और ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक का 30% भी इसी कनाल के थ्रू होकर गुजरता है। लेकिन आपको याद है कोविड के टाइम क्या हुआ था? विड्थ आप देख ही सकते हैं फोटो में कि कुछ खास ज्यादा नहीं है, सिर्फ 205 मीटर्स की है। अब वैसे तो 205 मीटर्स काफी होता है एक शिप के पास होने के लिए, लेकिन कोविड के टाइम 2021 में एवर गिवन नाम के एक कंटेनर ने सुएज कनाल के ट्रेड को 106 दिन के लिए ब्लॉक करके रख दिया था। मतलब इस बात की सीरियसनेस को समझिए कि 12% ग्लोबल ट्रेड का 106 दिन के लिए ब्लॉक रहा था। तो आप समझ ही सकते हैं कि सुएज कनाल पर कितनी भारी डिपेंडेंस थी ट्रेड की। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक MOU साइन किया गया है बिटवीन इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अब IMEC वाला ये रूट ना सिर्फ ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करेगा, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी 30% से घटाएगा। इतना ही नहीं, इंडिया से यूरोप तक शिप किए जाने वाले गुड्स के टाइम को भी 40% से घटा देगा। जब इतना बड़ा रूट बनेगा तो कई सारी जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और डिस्टेंस कम होने से ग्रीन हाउसेस गैसेस की एमिशन भी कम होगी। यूरोप और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को इंडिया की बढ़ती कंज्यूमर मार्केट का भी एहसास है, इसके लिए इनकी मोटिवेशन काफी स्ट्रांग है। बट याद है मैंने शुरू में बात की थी, यूएस ने भी MOU को साइन किया है, पर यूएस ना तो मिडिल ईस्ट का हिस्सा है और ना ही यूरोप का, तो फिर MOU का हिस्सा क्यों बना? यूएस की चाइना से जो अनबन है उसका हम सबको पता ही है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते इस एरिया में चाइना का काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बनता जा रहा है, और इसी को काउंटर करने के लिए यूएस इस प्रोजेक्ट के हित में है। और भी कई जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं जिसके चलते यूएस और यूरोपियन यूनियन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादा बात उन पे करेंगे तो आपको IAS की क्लास लगेगी। क्योंकि हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट पढ़ाते हैं, तो आ जाते हैं वापस अपने सब्जेक्ट पर। जो हमारी वीडियोस को पेशेंटली सुनते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि इस IMEC के प्रोजेक्ट के लिए रेल नेटवर्क बनाया जाएगा, सी पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सी नेटवर्क भी बनाया जाएगा। अब इतना सब आपको काम होगा तो जाहिर सी बात है इसके लिए अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी होगी, और फिर फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स की भी काफी जरूरत पड़ेगी। कौन सी हैं ये कंपनीज, आइए जानते हैं।
शुरुआत करते हैं रेलवे सेक्टर की कंपनी से। ये अनाउंसमेंट 9 और 10 सितंबर के वीकेंड पर आई थी, जिसके बाद 11 सितंबर यानी मंडे को मार्केट खुलने के बाद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग कंपनीज में शार्प रैली हुई थी। आप अपनी स्क्रीन पर मेजर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज एंड फाइनेंसिंग कंपनीज के नाम देख सकते हैं। इन कंपनीज के आप फंडामेंटल रेशियोज भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बात का लेकिन खास ख्याल रखिएगा कि ये स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। सिर्फ एक न्यूज के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको हर एक शेयर का इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहिए। अब कमर्शियल पर्पस के लिए ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो मालगाड़ी यानी फ्रेट वैगन्स भी तो बनेंगे। वैगन्स बनाने वाली कंपनीज का नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन कंपनीज के फंडामेंटल्स कुछ ऐसे हैं। सब चीज समझ आ गई, लेकिन आपके मन में एक डाउट होगा, लेकिन ये जो रेल नेटवर्क है ये तो इंडिया के बाहर बनेगा ना, तो इंडिया के रेलवे सेक्टर्स कंपनीज को ऑर्डर भला क्यों मिलेंगे? इंडियन रेलवेज की प्रूवन एक्सपर्टीज है डेजर्ट रीजन में सक्सेसफुली रेल नेटवर्क बनाने की। दैट्स व्हाई फॉर द पर्पस ऑफ आईएमईसी ये माना जा रहा है कि इंडियन रेलवेज को ही मेजर शेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। दूसरा सेक्टर है पोर्ट्स, क्योंकि पोर्ट्स इंडिया में भी इस्तेमाल होंगे और मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में भी। इसलिए अमंगस्ट अदर रीजंस अडानी पोर्ट्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में भी उछाल देखने को मिला, क्योंकि इस कंपनी ने इजरायली पोर्ट हाइफा को ऑलरेडी एक्वायर कर लिया था, जो इस रूट का हिस्सा बन सकता है। अडानी पोर्ट्स के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं शिपिंग, फ्रेट एंड लॉजिस्टिक कंपनीज की। ये कॉरिडोर बनेगा तो जाहिर सी बात है कि शिप्स तो इस रूट पर चलेंगी ही, इंडिया से मिडिल ईस्ट तक तो जाएंगी। उसके लिए इंटरनेशनल कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट होंगे, शिप्स भी हो सकता है कि नई बनेंगी और पार्ट्स तो लगेंगे ही। कुछ एक लॉजिस्टिक कंपनीज को फायदा भी हो सकता है। इन सभी सेक्टर्स की मेजर कंपनीज का नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और इन कंपनीज के फंडामेंटल्स कुछ ऐसे हैं। बाकी सेक्टर्स में इलेक्ट्रिफिकेशन और अंडर द सी ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनीज को फायदा मिल सकता है टू सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी नीड्स एंड इंश्योर बेटर डेटा कनेक्टिविटी, बट उनकी बात करना अभी फिलहाल थोड़ा फार फेच्ड हो जाएगा। चलिए अब रुक करते हैं एक और ग्लोबल कंसेंसस का, जिससे इंडियन कंपनीज को फायदा हो सकता है। बात करने वाले हैं हम ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की। बायोफ्यूल्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज जेनरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड एग्रीकल्चरल मटेरियल्स। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जब गाड़ी में हम पेट्रोल डलवाते हैं तो उसमें 10% तक इथेनॉल ब्लेंडेड यानी मिक्स्ड होता है। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो पेट्रोल से होने वाले कार्बन एमिशंस को कम करने में मदद करता है और इंडियन कंज्यूमर्स और इकोनॉमी दोनों के लिए ही प्राइमा फेसाई अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पेट्रोल की कॉस्ट भी कम होती है और जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट से भारी फिस्कल डेफिसिट हमारे देश को झेलना पड़ता है वो भी कम होता है। एक मिनट, कॉस्ट कम होगी पेट्रोल की? कितनी कम होगी? मैं जानता हूं ये सवाल आपके मन में आया होगा। जवाब बताऊंगा तो मन में लड्डू फूट पड़ेंगे। चलो मैं आपको बताता हूं। कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के हिसाब से पेट्रोल का दाम हमें 15 रुपए पर लीटर तक पड़ सकता है अगर 60% एथेनॉल ब्लेंड किया जाए और 40% इलेक्ट्रिसिटी साथ में जनरेट हो जाए तो। उन्होंने ये भी कहा कि क्रूड ऑयल का बिल 16 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी सेविंग्स भी आम इंसान को मिलेंगी। ये भी बड़ी अच्छी बात लग रही है सुनने में। माफ कर देना, इसके बाद आप मुझ पे गुस्सा मत करना, लेकिन ये पोजीशन अचीव करने के लिए अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा और टाइम लगेगा और इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्योंकि जो इथेनॉल है वो शुगर केन को कई बारी प्रोसेस करने के बाद बनता है, मेजरली चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अभी इंडिया में इथेनॉल की प्रोडक्शन शुगर केन के थ्रू ही करते हैं और शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी होगी, जिसकी शॉर्टेज हो सकती है और फार्मर्स का बाकी क्रॉप से ध्यान हट सकता है। इससे फूड की शॉर्टेज हो जाएगी एंड फर्दर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद इथेनॉल कई बारी प्रोसेसिंग करने के बाद ऑब्टेन होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है जो कि मेजरली फॉसिल फ्यूल बेस्ड है आज की डेट में। अभी जून 2022 में इंडिया ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर ली थी, जिसके हिसाब से ऑटोमोबाइल कंपनीज ने कार बनानी पहले ही चालू कर दी थी। अब जैसे ही ये ब्लेंडिंग बढ़ती है, कार की टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशंस भी बदलती हैं, तो ये ट्रांजिशन तो अभी धीरे धीरे ही होगा, नहीं तो ऑटोमोबाइल कंपनीज को भारी नुकसान झेलने पड़ेंगे। इसके लिए ही अमंग अदर थिंग्स ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में ये डिसाइड हुआ कि सारे पार्टनर नेशंस इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिससे इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो लिमिटेशंस हैं वो एलिमिनेट हो जाए। अगर ये रिसर्च काम आए
तो आगे जाकर इंडियन इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को बहुत फायदा हो सकता है। और इथेनॉल की एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि देश भर में 12 बायो रिफाइनरीज सेट करेंगी। तो कौन से हैं वो इथेनॉल बेस्ड स्टॉक्स? नाम आपको स्क्रीन पर दी गई टेबल में मिल जाएगा। सारी कंपनी शुगर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इन द प्रोसेस एथेनॉल भी। इन कंपनीज के आप फंडामेंटल रेशियोज भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टॉक्स किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। एक स्टॉक को खरीदने से पहले आपको उसका इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। G20 में वर्ल्ड लीडर्स को 4 बैंक्स ने ई-रुपी और यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी। हो सकता है कि दुनिया के बाकी देश भी अपने देशों में यूपीआई जैसा कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, जिसके लिए वो इंडियन बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और फिनटेक कंपनीज की मदद लें। और भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिनका फायदा जाकर आगे इंडियन कंपनीज को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ एनालिसिस के साथ वीडियोस लेकर आता रहूंगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है और किसी भी तरीके की बाय, सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ग्रो के चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.